आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का पोल साइंस का चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत का ये सेकंड पार्ट है और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये जो चैप्टर है ये इसका पहला पार्ट मैंने डाल रखा है और उसके अंदर पहले पार्ट के अंदर हमने सोवियत संघ का विघटन और दो ध्रुवीयता विश्व के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पार्ट को जो स्टार्ट कर रहे हैं और जिसके अंदर हमें क्या क्या करना है कि एक अफगान संकट यानी अफगानिस्तान पर संकट, ये आपका एक नया टॉपिक है और इसके बारे में पुराने किसी भी बुक के अंदर आपके कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एक सिर्फ एक लाइन है उसके अंदर कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा ली, सिर्फ इतना ही उसके अंदर मेंशन है। अब हम डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि ये नया टॉपिक है, तो ये डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पुट होने वाले हैं। अब अफगानिस्तान पे संकट कैसे आया, कितने टाइम चला, तो कितने टाइम चला, वो चला 40 ईयर तक अफगानिस्तान पर संकट बना रहा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान पे ये संकट आया क्यों था। एक्चुअली ब्रिटेन और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ उस पर अपना दबदबा बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की शक्ति कम होने के कारण अमेरिका की नज़र अब उस पर थी। अब ब्रिटेन की शक्तियां कम हो गई थी और अमेरिका की नज़र उसके ऊपर हो गई थी। तो अफगानिस्तान, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान का मतलब क्या होता है। यानी अफगानिस्तान दो शब्दों से मिलकर बना है, अफगान प्लस स्थान। अफगान का मतलब है पठान यानी पश्तून जाति के लोग, जो बेसिकली तो वो मुसलमानी यानी मुस्लिम धर्म से ही बिलोंग करते थे, लेकिन मुस्लिम धर्म के अंदर भी बहुत सारी जो कास्ट होती है, सिस्टम जो होता है, वो अलग अलग होते हैं। तो अफगान का मतलब होता है पश्तून और स्थान का मतलब होता है लैंड, यानी पश्तूनी लोग वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रहते थे। इसमें साइड में इसमें मेंशन कर रखा है हमने कि पश्तून की वहाँ पे 42% की जनसंख्या थी, ताजिक की थी 27% की, हज़ारा की 8% की और उज्बेक की 9% की, और भी बहुत सारी जातियाँ जो है वहाँ पर रहती थी। ये है अफगानिस्तान का जो बेसिक कि वहाँ पे कौन कौन सी जनसंख्या के लोग, कितने जो लैंग्वेज के लोग जो वहाँ पे रहते थे, उनका रेशो इसमें दे रखा है। अब हम आते हैं कि अफगानिस्तान का फिजिकल एरिया कैसा था, यानी अफगानिस्तान वर्ल्ड के मैप के ऊपर कहाँ पर है और उसका फिजिक्स कैसा है, यानी वहाँ की भूमि कैसी है, जलवायु कैसी है, और वो चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। जैसे वहाँ की भूमि बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थी, वहाँ का एरिया सारा का सारा पहाड़ी एरिया था, समुद्र नहीं थे वहाँ पर, और चारों तरफ भूमि ही भूमि थी। वहाँ पर चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ ये देश था। और जैसा कि अफगानिस्तान के बारे में मोस्ट ऑफ आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि ये एक रेगिस्तानी एरिया है। और अब इसमें जो हम पढ़ेंगे, देखिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या था। इसका रेखा का नाम, इसमें एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें हर बार आता है, और डूरेंट रेखा, उसका नाम था डूरेंट रेखा। तो अब देखिए वर्ल्ड के मैप के अंदर अफगानिस्तान की सिचुएशन देखिए आप कि वर्ल्ड मैप के अंदर अफगानिस्तान कहाँ स्टे करता है। अफगानिस्तान एक तरफ पाकिस्तान, उसके साथ में देखिए आप ऊपर की साइड देखिए आप ताजिकिस्तान, और ईरान, एक तरफ ईरान आ गया है, एक तरफ पाकिस्तान आ गया है, एक तरफ तुर्कमेनिस्तान आ गया है। तो ये चारों तरफ से एक घिरा हुआ जो एरिया है, ये देखिए यहाँ पे जो अफगानिस्तान चारों तरफ से डिफरेंट टाइप के देशों से, अलग अलग देशों से वो घिरा हुआ है। और बेसिकली ये भी इसमें नोट करने वाली बात है कि जितने भी देशों से ये एरिया घिरा हुआ है, तो ये सारे के सारे एक मुस्लिम देश हैं। तो इस तरह से हम ये देखा आपने कि पूरा जो जितना भी एरिया है अफगानिस्तान का, वो चारों तरफ से एक लैंड एरिया से घिरा हुआ है, उसका समुद्र से कोई भी कनेक्शन नहीं था, इसीलिए वहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं थी।
वो चारों तरफ से पहाड़ी एरिया से और भूमि से घिरा हुआ था। देखिए इंडियन ओशन जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ज़रूर टच होता है, लेकिन अफगानिस्तान से बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये एक, और इंडिया के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान स्टे करता है। तो इस तरह से मैपिंग को आपने समझ लिया होगा कि अफगानिस्तान के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे जो विश्व के मैप के अंदर वो कहाँ पे स्टे करता है। अब आते हैं हम आगे कि एक्चुअली में कि यहाँ अफगानिस्तान पे संकट क्यों आया था। अब तो एक्चुअली मामला क्या था। तो 1800 से लेकर 1900 तक ब्रिटेन ताकतवर था। तो ये तो आप लोग मालूम है आपको कि ब्रिटेन जो है एक बहुत ताकतवर औद्योगिक क्रांति वहाँ पे सबसे पहले हुई थी, और उन्होंने पूरे विश्व के बहुत सारे हिस्सों को उपनिवेशवाद का शिकार बनाया हुआ था, और उससे कच्चा माल लेता था, अपने बाजार प्रोवाइड करता था वहाँ पे, और बाज़ारों का इस्तेमाल करता था। और बहुत सारे देशों में, भारत समेत बहुत सारे ऐसे देश थे, अफ्रीका के कुछ हिस्से थे जो ब्रिटेन के अंडर में थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ब्रिटेन और रूस में आपसी टकराव होता था, क्योंकि 1800 से लेके 1900 तक के बीच में ब्रिटेन बहुत ज़्यादा ताकतवर था। अब आ जाते हैं हम 1900 और 2000 में, यानी इसे हम बोलते हैं 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन और रूस का जो टकराव था वो तो कम हो गया, क्योंकि ब्रिटेन की ताकत खत्म हो गई। तो जब ताकत खत्म हो गई, उसे अपने अपने उपनिवेशवाद जो देश जो थे उन्हें छोड़ना पड़ा। तो आपसी टकराव का जो एक एरिया जो बन गया वो बन गया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अब अमेरिका और सोवियत संघ, जैसा कि 1945 से तो उनका शीत युद्ध वैसे भी शुरू था, तो आपस में ये पहले से ही दुश्मन थे। तो उनका आपसी टकराव अफगानिस्तान को भी लेकर पूरे जोर शोर पे चल रहा था। इसके रीज़न क्या क्या थे, कि ऐसा क्या था अफगानिस्तान के अंदर कि जो अमेरिका और सोवियत संघ, उन दोनों को ही अफगानिस्तान चाहिए था, या वो अफगानिस्तान के ऊपर नज़र गड़ाए बैठे थे। तो उसके रीजंस देखिए। फर्स्ट रीज़न इसके अंदर आता है कि अफगानिस्तान में तेल के भंडार बहुत ज़्यादा थे। बेसिकली वहाँ पे तेल के भंडार होने से पूरे विश्व की नज़र जो है उसके ऊपर बनी हुई थी। फिर सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो शीत युद्ध का वातावरण था, तो अमेरिका और सोवियत संघ में आपस में वैसे ही ठनी हुई थी। तो जिस एरिया को सोवियत संघ की नज़र थी, जिस एरिया के ऊपर, तो अमेरिका डेफिनेटली उसकी भी नज़र उस देश के ऊपर होनी चाहिए। तो ये भी एक रीज़न था। और वो दुनिया के देशों को अपनी ओर करने की उन दोनों देशों के अंदर एक होड़ लगी हुई थी कि हमें तो जहाँ जहाँ सोवियत संघ की नज़र होगी या जहाँ अमेरिका की नज़र होगी, तो वो दूसरा देश भी उसी पे नज़र गड़ाए बैठा रहेगा। सोवियत संघ का अफगानिस्तान में सेना भेजना ये भी एक महत्वपूर्ण रीज़न था, जिसकी वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के अंदर आपस में ठन गई थी। और अफगानिस्तान को जो जो एक एटमॉस्फेयर था वो एक बहुत ही दर्दनाक हो गया था। वहाँ के लोगों की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी। अब हम आगे चलते हैं कि ऐसा क्या हुआ था अफगानिस्तान में जिसकी वजह से वहाँ पे सोवियत संघ को अपनी सेनाएं भेजनी पड़ी थी। 1960 की हम बात करते हैं, अफगानिस्तान में बदलाव शुरू हो गए थे। अफगानिस्तान जो कि नाम से ही है, क्लियर है कि एक मुस्लिम एक देश है। तो वहाँ का राजा तो जो था वो जाहिर शाह था, और जाहिर शाह ने सोचा कि चलो इस देश के अंदर ना कुछ सुधार किए जाएं, क्योंकि मुस्लिम एरिया है, स्त्रियों की शिक्षा पे जोर कोई नहीं देता है, और जो जीत गया वो राजा बन गया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत भी है और अन्य एशियाई देश भी हैं, और वो उपनिवेशवाद के चंगुल से निकलकर और वो भी लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ रहे थे, वो भी अपना विकास कर रहे थे। तो ऐसे ही उन्होंने भी सोचा कि चलो दुनिया के साथ मिलकर, जैसे और दुनिया के देशों के अंदर बदलाव आ रहे हैं ऐसा हम भी अपने देश के अंदर करते हैं। तो राजा जाहिर शाह ने कुछ सुधार करने चाहे, जिसमें उन्होंने सोचा कि चलो चुनाव प्रक्रिया को बदला जाए, कि चुनाव प्रक्रिया ज़्यादा लोकतांत्रिक तौर पे हम अफगानिस्तान के अंदर लेकर आएंगे। और एक पॉइंट और उन्होंने देखा कि हम चलो स्त्रियों की जो सिचुएशन थी वो मुस्लिम देशों में तो बिगड़ी हुई है वहाँ पर, तो इसीलिए उन्होंने सोचा स्त्रियों को शिक्षा दी जाए,
ताकि दुनिया के देश के वो भी स्त्रियों के साथ जो है वो मिलकर खड़ी हो सकें। और उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए राजनीतिक अधिकार जनता को देने की कोशिश की। लेकिन उनके ही एक जो फैमिली मेंबर था, दाऊद खान, उन्होंने 1973 में जाहिर शाह से सत्ता हथिया ली और उसने 1978 में और उसका भी तख्ता पलट हो गया। अब पहले जाहिर शाह से दाऊद खान ने लिया और 1978 में और उसको भी वहां से हटा दिया। अब उसको हटाया किसने? क्योंकि उसने एज इट इज उसने भी तो एक सत्ता प्राप्त की थी ना अपने ही एक फैमिली मेंबर से। तो उसको किसने हटाया? उसको हटाया कम्युनिस्ट पार्टी ने। कम्युनिस्ट पार्टी एक्चुअली है तो ये सोवियत संघ की पार्टी। इसका नाम, उसका मीनिंग जो है वो है साम्यवादी। वो साम्यवादी अवधारणा जैसी है, साम्यवादी विचारधारा जैसी है। लेकिन अफगानिस्तान की पार्टी का नाम क्या था? PDPA, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करना चाहती थी जैसे साम्यवादी पार्टी करती है, जैसे सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो उन्होंने उन जो जाहिर शाह ने सुधार जो शुरू किए थे, तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे ही सुधार अभी यहाँ पे जारी रखेंगे। उन्होंने इस बीच कुछ ज़मीनी सुधार करने का फैसला किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब थे जिनके पास बहुत कम भूमि थी और बहुत सारे ऐसे अमीर थे जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी। तो ज़मीनी सुधार कैसे किया कि अमीरों से भूमि लेकर और गरीबों के अंदर उसका बंटवारा कर दिया। इससे क्या हुआ, जिनसे भूमि ली थी उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो पार्टी ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, क्योंकि जनता का विरोध हो रहा था, लेकिन वो नहीं दबा पाए। जनता का विरोध उनके जो विरोध से ज़्यादा भारी पड़ गया था। तो इस बीच उन्होंने, अब वो किससे मदद मांगे? तो इसीलिए उन्होंने सोवियत संघ से मदद मांगी। और क्यों मांगी सोवियत संघ से? क्योंकि दोनों ही साम्यवादी विचारधारा से एक जैसे थे। उन्होंने भी जो अपनी PDPA बनाई थी वो भी साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थी, और सोवियत संघ के अंदर तो पहले ही साम्यवादी पार्टी थी। तो उन्होंने क्या किया कि सोवियत संघ से मदद मांगी कि आप आओ हमारे देश में जनता जो है वो भड़क गई है, वहाँ पे एक तरह से एक गृह युद्ध शुरू हो गया है, आप हमारी हेल्प करो। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। जब कोई मदद मांगेगा इनकेस, और वैसे भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तो उस टाइम शीत युद्ध जारी था, तो उन्होंने सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया और सेना भेजी उन्होंने 24 दिसंबर 1979 को। सेना भेज दी ताकि उनका जो अंदर का जो जनता जो है जो भड़की हुई है, और उनको शांत करने के लिए उन्होंने सेना भेज दी। अब सेना भेजना एक देश का दूसरे देश में, और वो भी अमेरिका के अगेंस्ट होके, तो उसका परिणाम क्या क्या निकला देखिए। अमेरिका ने उसका विरोध किया कि क्यों भेजी गई सेना, ये तो हर एक देश का अपना अपना मामला होता है और वो आपको नहीं भेजनी चाहिए थी। यूएनए ने भी उसका विरोध किया। जो यूएनओ की स्थापना तो 1945 में हो चुकी थी, और वो हुई भी किस लिए थी? ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ है, ऐसा कभी भी आगे कोई विश्व युद्ध ना हो, तो इसीलिए यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो उनके महासचिव ने भी इसका विरोध किया कि सोवियत संघ को अपनी सेना अफगानिस्तान में नहीं भेजनी चाहिए थी, क्योंकि अफगानिस्तान का ये इंटरनल मामला था। ये जो झगड़ा जो वहाँ पे हो रहा था, घरेलू युद्ध, तो ऐसा तो मोस्टली तो हर एक देश में होता है ना, कि अगर कहीं की विचारधारा, किसी सरकार की विचारधारा अगर जनता को पसंद नहीं आती है तो जनता विरोध करती है। तो इसीलिए यूएनओ ने भी उसका विरोध किया। सारे मुसलमान देशों का विरोध का सामना करना पड़ा उसे, क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश हैं, इससे पहले आपने मैप में देखा कि अफगानिस्तान चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ था। तो सारे मुस्लिम देशों ने सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया। और खुद जो अफगानी लोग रहते थे अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने भी इस सोवियत संघ का वहाँ पे सेना भेजने का विरोध किया। इस तरह से अब सोवियत संघ ने क्या किया कि अफगानिस्तान के कुछ शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया। जब वो सेना लेकर आया ही था, तो कुछ क्षेत्रों पे उसने कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ? सारे दुश्मन एक हो गए। जितने भी मुस्लिम देश थे, अमेरिका था, वो सारे के सारे, और खुद अफगानी जनसंख्या थी,
वो भी सब एक हो गए, और मुस्लिम लोग सारे एक होने की वजह से उन्होंने इसे अपने देश पर नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म के ऊपर कब्जा माना, और इसी वजह से वहाँ पे धार्मिक युद्ध शुरू हो गया। देखिए इस तरीके से वहाँ पर जो सिचुएशन जो हुई थी, वो जो सरकार की जो योजनाएं थी उसको लेके शुरू हुई थी, और ये मुद्दा कहाँ जाके अटक गया, धार्मिक युद्ध के ऊपर। सारे मुस्लिम देश, सारे मुस्लिम लोग उसको अपने ऊपर अटैक मारने लगे, क्योंकि मुस्लिम, ये तो मुस्लिम लोग हैं और उधर रूस का तो कोई धर्म ही नहीं था। तो रूस में तो सिर्फ साम्यवादी लोग रहते थे, साम्यवादी विचारधारा के लोग रहते थे, उसका मुस्लिम धर्म जैसा कोई धर्म नहीं था। तो इस तरीके से वो जो युद्ध जो था वो एक गृह युद्ध के अंदर चेंज हो गया। इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन जो बनता है, देखिए एक होता है जिहाद। क्या होता है जिहाद? मतलब होता है जब अपने धर्म के लिए हम लड़ते हैं या उसका बचाव करना, उसे हम जिहाद बोलते हैं। इसे हम कहते हैं जिहाद की लड़ाई। जब कोई दूसरे देश के लोग हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस देश के लोग अपने धर्म को बचाने के लिए जो करते हैं उसे हम बोलते हैं जिहाद। अब देखिए खिलाफ क्यों हुआ। अब सोवियत संघ जो हुआ वो कैसे, सोवियत संघ के खिलाफ हो गए सारे के सारे देश। कौन कौन से देश खिलाफ हुए? फर्स्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही एक मुस्लिम देश थे। सेकंड नंबर पे जो इसके दुश्मन बने वो बना अमेरिका, और वो बन गया था शीत युद्ध के कारण। चाइना बना क्योंकि अमेरिका का वो समर्थन उसे प्राप्त था। चाइना वास्तव में एक साम्यवादी देश था, लेकिन वो चोरी छिपे से अमेरिका उसका साथ दे रहा था, उसको हेल्प कर रहा था। तो अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए उसने यहाँ पर सोवियत संघ का उसने खिलाफ होना शुरू कर दिया था। और खुद मेन फैक्टर यहाँ पे आता है कि अफगानिस्तान की खुद जनता जो थी वो सोवियत संघ के खिलाफ हो गई थी। इसमें नेक्स्ट फर्स्ट नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाले किस नाम से जाने जाते थे? यानी जो सारे जितने भी लोग थे सोवियत संघ से जो खिलाफ जो उनके खड़े हो गए थे, उनको नाम से जाना जाता था मुजाहिदीन। उनका नाम था मुजाहिदीन। देखिए टॉपिक नया है आपके सिलेबस के अंदर, तो आपको ध्यान से इस चीज़ को समझना है। वीडियो अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आती है तो आप इसे 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, और मेन पॉइंट्स को आप लोग लर्न कर लीजिए। अब उस चीज़ का परिणाम क्या निकला, देखिए वहाँ पे एक धर्म युद्ध, एक तरह का धार्मिक युद्ध शुरू हो गया था। तो क्या होगा, जब धार्मिक युद्ध शुरू होगा तो अफगानिस्तान लोग सोवियत सेना को बाहर करने के लिए क्या करेंगे, उन्होंने स्टार्ट किया वहाँ पे गुरिल्ला युद्ध। वहाँ पे गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया, और गुरिल्ला युद्ध जो होता है ना वो जंगलों और पहाड़ों के रास्ते में होता है, जिसमें लोग जमीनों पर या आकाश में या कैसे भी वो युद्ध करते हैं। कैसे कि कहीं छिपकर, जैसे पेड़ों के पीछे छिपकर या पहाड़ों के पीछे छिपकर वो लोग अचानक से वार करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वहाँ का जो एरिया था जो एक समतल एरिया नहीं था। तो इसीलिए वहाँ पे गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। और गुरिल्ला युद्ध क्या है इसका मैंने नीचे आपको मेंशन कर रखा है कि ऐसी टेक्निक, ऐसी तकनीक जिसमें छिपकर योजनाबद्ध तरीके से युद्ध किया जाता है, यानी अपने दुश्मन को चोरी से और छुपकर मारा जाता है। एक्चुअली ये जो टेक्निक है ना गुरिल्ला युद्ध वाली, ये हमारे देश में भी थी। जब मराठों ने ऐसी तकनीक अपनाई थी कि जब मराठों को युद्ध करना था, मराठों का साम्राज्य जो है वो मुसलमानों ने छीन लिया था, तो मराठों ने ऐसी टेक्निक के थ्रू बहुत टाइम तक वो लोग जंगलों में रहे और इस तरह का गुरिल्ला युद्ध उन्होंने शुरू कर दिया था। अब इसके देखिए ये गुरिल्ला युद्ध हुआ तो क्या हुआ, गुरिल्ला युद्ध के अंदर भी सोवियत संघ के जो सैनिक थे वो मारे जाने लगे, क्योंकि अफगानियों ने उनको मारना शुरू कर दिया। और सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था जो थी वो तो पहले से ही खराब चल रही थी, क्योंकि वो हथियारों की होड़ में लगा हुआ था। हथियारों के खर्चे ने स्थिति और ज़्यादा खराब कर दी थी। पहला तो वो अमेरिका के साथ झगड़े में हथियार बना रहा था, और सेकंड नंबर पे वो अफगानिस्तान के अंदर उसने हथियारों के खर्चे में बहुत अपनी हालत ख़राब कर ली थी। जो सोवियत संघ की बहुत अच्छी स्थिति थी वो ने जो वो लास्ट में आके अफगानिस्तान ने उसको बिल्कुल ख़राब कर दी थी।
अब देखिए नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है 1985 में यूएसएसआर में मिखाइल गोर्बाचोव का आगमन। कैसे? क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव ने कदम उठाए। देखिए अब ये है मेन रीज़न। यहाँ पे अफगानिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं और हम सोवियत संघ के ऊपर आ गए। वो इसीलिए आ गए क्योंकि लड़ाई जो शुरू हुई वो सोवियत संघ ने स्टार्ट की। गोर्बाचोव ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाई थी। तो वापस क्यों बुलाई थी? अब वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, अपनी सेनाएं भी उसने भेज दी हैं। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने क्यों क्यों वो अपनी सेनाएं उसने वापस बुला ली? तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए गोर्बाचोव जो थे ना 1985 में आए और उन्होंने भी एक सुधारों की नीतियां अपनाई। सुधारों की कैसी नीति अपनाई कि उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया युद्ध, अब शीत युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। तो शीत युद्ध को समाप्त करने में उन्होंने अपना पहला कदम उठा लिया। सैनिकों को वापस बुलाया क्योंकि वे राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति में कुछ सुधार करना चाहते थे कि भई अब हमें जो है विश्व की किसी भी राजनीति में कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अब वो क्या चाहते थे कि हथियारों के ऊपर खर्च ना करके वो अपना विकास करें। इसके लिए उन्हें विश्व के अन्य देशों में बिना वजह के हस्तक्षेप नहीं करना था। उन्हें हथियारों के ऊपर खर्च नहीं करना था, उन्हें अपनी आर्थिक व्यवस्था को अच्छा बनाना था। तो 1989 तक सेना उन्होंने वापस बुला ली और बर्लिन की दीवार भी गिरा दी। बर्लिन की दीवार के बारे में आपके फर्स्ट लेसन के अंदर है, मेंशन हो रखा है कि बर्लिन की दीवार जो है वो दो गुटों में, जो पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट को अलग अलग करने के लिए लगाई गई थी, जो गोर्बाचोव ने 1989 में उसे गिरा दिया गया। अब बर्लिन की दीवार जो है एक, इसमें जो क्वेश्चन जो बनता है, अब टॉपिक के अकॉर्डिंग तो नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन ये एक रीज़न है कि वहाँ से सेनाएं वापस क्यों बुला ली गई। तो उसके अंदर आपका एक छोटा सा एक पॉइंट आता है, पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाई चांस फर्स्ट एक नंबर के अंदर अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? वो 1961 में खड़ी की गई और गिराई गई 1989 में। तो ये आपको बहुत याद करने की ज़रूरत है कि जब खड़ी की गई थी उस टाइम पे शीत युद्ध पूरे जोर शोर पे था, और जब गिराई गई तो शीत युद्ध का अंत जोर शोर पे था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको सन याद करने के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम कि सोवियत सेना तो गोर्बाचोव की उसमें हटाई ली गई, तो सोवियत सेना के हटने के बाद की कौन सी परिस्थितियां थी? वहां पर अफगानिस्तान में एक गृह युद्ध शुरू हो गया था। कब हुआ? 1989 एंड 1996 के बीच में। क्यों हुआ? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को समर्थन देना बंद कर दिया। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान को समर्थन देना बंद कर दिया। उसकी समर्थन प्राप्त सरकार जो थी वहाँ पे, नजीबुल्लाह की सरकार जो थी वो गिर गई 1992 में। अब 1992 में वो गिर गई तो अफगानिस्तान, वहाँ पे क्या था? अफगानिस्तान दो हिस्सों का शासन था, दो हिस्सों में बटा हुआ था। जो नॉर्थ की साइड पे यानी उत्तर की साइड पे अहमद शाह मसूद का शासन था और दक्षिण में तालिबान का शासन था। देखिए पहले ही अब पता लग गया आपको कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से क्यों हटा ली, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो उसको भी क्या ज़रूरत थी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाके कुछ माथापच्ची करे अपनी, तो इसीलिए उसने भी अपनी वहाँ से सरकार हटा ली। अब हम आते हैं, अफगानिस्तान दो हिस्सों का शासन वहाँ पे रहा, उत्तर में अहमद शाह मसूद का और दक्षिण में तालिबान का। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को बेसिकली अपने विचारधाराओं के अकॉर्डिंग दो हिस्सों में बांट दिया था। अब 5 साल तक दोनों के अंदर, किसमें? तालिबान में और अहमद शाह मसूद में गृह युद्ध का वातावरण बना रहा कि पूरे अफगानिस्तान के ऊपर किसका हक होगा। ये किस लिए था? सत्ता के लिए ये युद्ध था, जिसमें तालिबान जीत गया। और उसका नेता उस टाइम पे कौन था? मुल्ला उमर, जो 1996 से लेकर 2001 तक वो वहाँ पे रहा
इसी कारण से वहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। क्यों? क्योंकि तालिबान जो था वो एक तरह के आतंकवादी लोगों को सपोर्ट करता था, जैसे अलकायदा। तो इसीलिए वहाँ की जो सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वहाँ पे शरिया कानून भी लागू कर दिया गया था। तो ये आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि शरिया कानून जो है वो वहाँ पे लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से व्यवस्था वहाँ की बिगड़ गई। अब उसके परिणाम क्या निकले? अब तालिबान तो जीत गया, पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों का जो है वो वहाँ पे शासन चलता रहा। तो अब वो क्या करते थे, ये एक आतंकवादी संगठन है अलकायदा, तो तालिबान ने उसको समर्थन देना शुरू कर दिया था। समर्थन देना शुरू कर दिया। अब जब सरकार ही ऐसे संगठनों को समर्थन देगी तो उसके परिणाम कैसे होंगे? भविष्य में भयंकर ही होने वाली है। भाई आतंकवादी संगठन है तो वो किसी धर्म को तो मानते नहीं है, वो सिर्फ क्या क्या कह के पुकारते हैं उन्हें कि जिहाद के नाम पर हम ये सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अमेरिकी दूतावास पर एक हमला कर दिया 1998 में। तो इसीलिए अमेरिकी दूतावास पे हमला हुआ, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या किया, इसके जवाब में उन्होंने 9/11 का हमला कर दिया। 9/11 का हमला करने के बाद अब न्यूयॉर्क के कहाँ किया, ये न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान गिराए और पेंटागन पे भी उन्होंने हमला कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि वो आतंकवादी ग्रुप थे, तो आतंकवादी ग्रुप क्या करते हैं, वो तो अपना बदला लेने के लिए किसी भी तरह से और वो इस तरह के हमले करते रहते हैं। तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी ऐसा हमला कर दिया। अमेरिका जैसा पावरफुल देश, क्या वो अपने हमले को बर्दाश्त करता? अब ये हमला जो है माना गया कि ओसामा बिन लादेन जो अलकायदा का मेन हेड था उसने करवाया था या करवाया था। तो उसे तालिबान का समर्थन प्राप्त था। तो अमेरिका ने जो अपना बदला लेना चाहा, अमेरिका ने अपने दुश्मन को मांगा कि तालिबान मुझे वो दे दो आप, क्योंकि उसने हमारे देश के 2 सेंटर्स के ऊपर हमला किया है। तालिबान ने मना कर दिया कि हम तो नहीं दे रहे। तो उसके जवाब में अमेरिका कोई तो जवाब देता, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या किया, खुद नहीं दोगे तो अपने आप बदला ले लेंगे। इसीलिए उसने उसामा बिन लादेन को मार गिराया और उसके बाद सहयोग भी करना बंद कर दिया अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान के ही एक आतंकवादी संगठन अलकायदा ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था। अब सहयोग बंद कर दिया तो पहले खुद ही हथियार सप्लाई करता था वहाँ पर। अब कारण क्या था कि हथियार सप्लाई करता था अफगानिस्तान में, क्योंकि उसे अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाना था कि सोवियत संघ उसकी अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो इसीलिए कारण ये था कि यूएसएसआर का उसको सिर्फ विरोध करना था। इस कारण से उसने अफगानिस्तान के अंदर अपना जो नज़रिया था, अपना जो हथियारों वाला जो नज़रिया था वो पॉजिटिव रखा और वहाँ पे हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए। तो आप देखिए खुद क्या हुआ, खुद के ही हथियारों ने अपने को ही नुकसान पहुंचाया। अब अपने को नुकसान कैसे पहुंचाया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और पेंटागन पे जो अफगानियों ने, जो मेन मेन थे तो अफगानी ही वो, कि जो ओसामा बिन लादेन के जो संगठन के लोग थे उन्होंने वहाँ पर हमला किया और खुद के ही हथियार अमेरिका के, उसने अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा दिया। तो अब देखिए इस तरह से हम लोग जो आगे आते हैं कि ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और अफगानिस्तान पे संकट के बारे में इस टॉपिक में, इस पार्ट में आपका यहीं तक, इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, थैंक यू।